नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे श्रीनगर एयरबेस पर एक फाइटर जेट की तैनाती के बाद कैसे पाकिस्तान से चीन तक 29 का खौफ चल रहा है। साथ ही गरुड़ कमांडो भी उतार दिए गए हैं। सवाल है, क्या कश्मीर में कुछ तूफानी होने वाला है? फिर बात सियासी शनिवार की, जिसमें आज मणिपुर से बंगाल तक मोदी मिसाइल से विपक्ष पर जबरदस्त वार हुए। बंगाल के खूनी खेला से लेकर मणिपुर की हिंसा तक का जिक्र हुआ। इस पर हाई वोल्टेज बयानों की एक रील भी आपको दिखाएंगे। सियासी सैटरडे में पीएम मोदी के साथ राहुल का भी वाई नॉट शो दिखा। पीएम ने मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी, तो राहुल पहली बार सांसद पद पर बहाल होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और तमिलनाडु में एक खास नृत्य भी किया। क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपका पासवर्ड चुरा लिया है? ऐसा खुलासा हुआ है कि आपके लैपटॉप के कीवर्ड के ऑडियो से पासवर्ड की चोरी हो रही है। सत्ता में हमने आपके लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली एक कुंजी तैयार की है। अब कुछ बड़े अपडेट्स आपको दे देते हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। ये कानून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारों के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अनवर उल हक को अंतरिम पीएम बनाया गया है। विपक्ष और सरकार में इस नाम पर सहमति बन गई। अनवर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सांसद है। दावा है कि वो 13 अगस्त को शपथ लेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही एक फेक न्यूज का विराट कोहली ने खंडन किया है। ऊपर एचक्यू में दावा किया गया था कि विराट को हर इंस्टाग्राम पोस्ट से 11 करोड़ की कमाई होती है, लेकिन विराट का कहना है कि यह सच नहीं। तो आज सत्ता में सबसे पहले हम आपको उस सरहद पर लेकर चलते हैं जिसका एक एक सीन इस वक्त दुश्मन देशों के दिल में है। दहशत बनकर वो लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक श्रीनगर एयरबेस से आए कुछ वीडियोस को रिपीट मोड में घुमा घुमा कर देखा जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, क्या कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? आखिर कश्मीर में अचानक से इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है? इस रेड अलार्म की 2 वजह हैं और पहली बड़ी वजह का नाम है एडवांस मिग-29 फाइटर जेट, जिसे डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ यानी उत्तर का रक्षक भी कहा जाता है। अभी यही रक्षक श्रीनगर एयरबेस पर हिंदुस्तान की तरफ उठने वाले साजिश के एक एक हाथ को तोड़ने के लिए तैयार है। श्रीनगर एयरबेस से मिग-21 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की जगह पर मिग-29 स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको शक्तिशाली और बॉर्डर के बाहुबली मिग-29 का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं। तो एक सवाल जो चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत परेशान कर रहा है, आखिर भारत ने कश्मीर में इतनी तैयारी क्यों शुरू कर दी है? पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भारत की ओर से पीओके को लेकर के जो बयान दिए गए हैं, क्या रिलीज से पहले ये उसी तूफानी पिक्चर का एक ट्रेलर है? क्योंकि इसी कश्मीर से एक और बड़ा अपडेट भी आया है। एक और भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस पर लड़ाकू विमान मिग-29 स्क्वाड्रन को तैनात किया है। तो दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स की एक ऐसी सेना जिसे दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है, उसे भी कश्मीर में उतार दिया गया है। इसका नाम है गरुड़ फोर्स, जो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का काम तमाम करने आ चुकी है। लेकिन सत्ता की पहली कुंजी हमने मिग-29 पर तैयार की है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चीन से पाकिस्तान एडवांस और अपग्रेडेड मिग-29 का इतना ये दोनों खौफ क्यों करते हैं। इसके लिए हम आपको इस लड़ाकू विमान की कुछ खासियत दिखा देते हैं। मिग-29 में लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। साथ ही साथ हवा से जमीन में हमला करने वाली मिसाइलों से भी इसे लैस करने की क्षमता है। दावा किया जाता है कि युद्ध या किसी हमले की स्थिति में
एडवांस MiG-29 में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जाम करने की भी ताकत है। ये 2400 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और ये एक बार में करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को मिट्टी में मिलाने में माहिर है। अपग्रेड होने के बाद ईंधन खत्म होने पर इसे नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, यानी आसानी से इसमें आसमान में ही फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। इसके अलावा नाइट विजन कैमरे से अंधेरे में भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में भी MiG-29 बहुत कारगर लड़ाकू विमान है और यह डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। यही खूबियां MiG-29 को बेहद एडवांस और घातक बनाती हैं और अब यही लड़ाकू विमान श्रीनगर एयरबेस पर दुश्मनों की एक साजिश पर चोट करने के लिए तैनात कर दिया गया है। हम आपको बॉर्डर पर पहुंचे हिंदुस्तान के बाहुबली MiG-29 की एक तूफानी रील भी दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे एक ऐसे खौफ का नाम जिसे दुश्मनों का काल भी कहा जाता है। भारतवर्ष आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है उस इलाके से, उस जगह से जहां से हमने कई बड़े ऑपरेशंस को, कई बड़े मिशन को अंजाम दिया। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, ये श्रीनगर की ओल्ड एयर स्ट्रिप है, जिसने उस समय से लेकर आज तक कई बड़े ऑपरेशंस में न सिर्फ भारतीय वायुसेना को बल्कि भारत के दूसरे फोर्सेस को बहुत मदद दी है। चाहे वो ऑपरेशन सफ़ेद सागर हो या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेशन पराक्रम या फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर 2020 का ईस्टर्न लद्दाख का ऑपरेशन। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये है MiG-29 एयरक्राफ्ट और अभी इससे पहले यहाँ पर 51 स्क्वाड्रन मौजूद थी जो इसमें MiG-21 थे, लेकिन अब यहाँ पर पिछले साल से MiG-29 को तैनात किया गया है या फिर यहाँ पर कमीशन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय भी इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर 2020 की ऑपरेशन ईस्टर्न लद्दाख, इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long-range missiles and air-to-ground as well. तो श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 की तैनाती के बाद आज जिसका दिल सबसे ज्यादा दहशत में धक धक कर रहा होगा वो है पाकिस्तान, और आज हम आपको इसकी वजह भी समझा देते हैं। पुलवामा हमले के बाद साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो उसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत में हवाई हमले के लिए अपने F-16 फाइटर जेट भेजे थे। उस वक्त श्रीनगर एयरबेस से ही भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों ने उन्हें जवाब दिया था और पाकिस्तान तक उनको खदेड़ दिया था। अब उसी एयरबेस पर MiG-21 की जगह उससे ज्यादा ताकतवर और उससे ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमानों के आने से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर यकीनन बढ़ा होगा। श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 के अपग्रेड और पावरफुल वर्जन की तैनाती वाली खबर बीजिंग के लिए भी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि यही MiG-29 लद्दाख में पहले से चीन की हेकड़ी को हवा करने के मिशन में लगा हुआ है। 2020 में गलवान झड़प के बाद चीन से निपटने के लिए लद्दाख सेक्टर में MiG-29 को तैनात किया गया था।
अगर लद्दाख में चीन की तरफ से इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो यही मिग-29 सबसे पहले जवाब देंगे। इसके अलावा ये मिग-29 फाइटर जेट 1999 के करगिल युद्ध में मिराज 2000 फाइटर जेट को एस्कॉर्ट भी कर चुके हैं। आपको एक और जरूरी जानकारी दे देते हैं। जिस श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 के अपग्रेड वर्जन को तैनात किया गया है वो कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान बॉर्डर दोनों के करीब है, इसलिए यहां मिग-29 की तैनाती बहुत अहम है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर श्रीनगर एयरबेस से 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि चीन के अवैध कब्जे वाले इलाका भी 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये फाइटर जेट अब पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब कश्मीर पर सत्ता की दूसरी कुंजी भी खोल लेते हैं, जो भारत के ऐसे जवानों पर हैं जिन्हें दुश्मनों का काल कहा जाता है, जो आतंकवादियों को घर में घुस घुस कर मारते हैं, जो दुश्मनों के बीच में रह करके चारों तरफ से हमला करने में माहिर होते हैं। ऐसे फौलाद इंडियन एयरफोर्स के पास हैं जिनका नाम है गरुड़। इन गरुड़ कमांडोज को कश्मीर घाटी में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए उतार दिया गया है और इस खबर को सुनने के बाद से ही आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि देश के दुश्मनों को अब हर मोड़ पर इन गरुड़ कमांडोज का सामना करना होगा। आज हमने भी गरुड़ कमांडोज पर एक रिपोर्ट तैयार की है और यह रिपोर्ट आज उन लोगों को अशांत कर देगी जो कश्मीर को अशांत करने का मंसूबा पाल के बैठे हैं। इन गरुड़ कमांडोज ने कश्मीर में कई ड्रिल को अंजाम देना शुरू भी कर दिया है। इसलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर इन गरुड़ कमांडोज से दुश्मनों का डरना क्यों जरूरी है। गरुड़ फोर्स को इंडियन एयरफोर्स की सबसे घातक फोर्स कहा जाता है। यह हवा के साथ साथ पानी में भी अपने दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है, यानी ऑपरेशन हेलीकॉप्टर हो, वॉरशिप से हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, यह हर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में माहिर है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है और इस फोर्स में शामिल 3 साल की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद ही ये कमांडोज तैयार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि 30% जवान तो शुरुआती कुछ महीनों में ही वापस लौट जाते हैं। ये AK-103 तवोर असॉल्ट राइफल और आधुनिक निगेव LMG जैसे हाईटेक हथियारों को चलाने में माहिर होते हैं। फरवरी 2004 में गरुड़ स्पेशल फोर्स को बनाया गया था और ये वही फोर्स है जिसने पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले के वक्त भी आतंकवादियों से पहले मुकाबला किया था। ये कमांडो चीन के बॉर्डर वाले इलाके में पहले से तैनात हैं और अब इन्हें कश्मीर में भी लाया गया है, इसलिए दुश्मनों का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। वेपन को हम स्नाइपर वेपन के नाम से जानते हैं। यह एक लॉन्ग रेंज वेपन है। इसकी रेंज 1200 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक हो सकती है। Gharid force has undertaken various operations in Valley, and they have also achieved a lot of success by eliminating n number of militants. We have been awarded with 1 Ashok Chakra, 5 Shaurya Chakra and 4 VM gallantries. तो भारतीय सेना के शौर्य और साहस के बाद अब सियासी शनिवार की बात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज काफी एक्टिव रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य भारत के मध्य प्रदेश में थे, राहुल गांधी दक्षिण भारत में केरल के वायनाड में। वैसे पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय पंचायत परिषद को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में हैं। 3 दिनों तक वो बंगाल में ही मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर आज जब आप भारत का मैप देखेंगे तो इसमें आपको हमारे नेता पैन इंडिया पॉलिटिकल एक्टिव नजर आएंगे। नेताओं की इसी सक्रियता पर हमने आज सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें इन नेताओं के उन दौरों का महत्व आप समझ पाएंगे। सत्ता की कुंजी की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से। पिछले 11 महीने में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां दौरा था।
पीएम मोदी ने यहां संत रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर के सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं। दरअसल बीजेपी ने संत रविदास के मंदिर के लिए राज्य के 5 अलग अलग हिस्सों से संत रविदास समरसता यात्रा शुरू की थी, जो आज खत्म हो गई। इसी खास मौके पर पीएम मोदी सागर पहुंचे और उन्होंने संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रविदास जी ने मुगलों के समय में ही कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। पीएम मोदी ने सागर की सभा में यह भी कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों ने राष्ट्र के विकास में भूमिका निभाई है। बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सागर में और क्या क्या कहा, उस पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर हम आपको सागर के कार्यक्रम की राजनीतिक डिटेल भी समझाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग। जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। तो मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा दावा करते हैं कि दलित संत रविदास के अनुयायी हार और जीत तय करने की क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट हैं। राज्य में 16 से 17% आबादी अनुसूचित जाति की आबादी है। 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी इन्हीं 35 सीटों को टारगेट कर रही है, जिसके लिए संत रविदास समरसता यात्रा को निकाला गया है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश के 20,000 से ज्यादा गांवों से मिट्टी और 313 नदियों से जल लेकर मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। यह यात्रा राज्य के 45 जिलों से होकर गुजरी। बीजेपी का दावा है कि जिन 5 रूट से ये यात्राएं गुजरी, वहां 352 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगभग 25 लाख लोग इस दौरान उनसे जुड़े हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। वैसे 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों में से 18 हासिल हुई थी, यानी करीब करीब 50% सीट बीजेपी को मिली थी। इस बार बीजेपी अपना स्कोर कार्ड बेहतर करना चाहती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय का वोटिंग पैटर्न करीब करीब एक जैसा रहता है।
राज्य की 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। अगर अनुसूचित जाति की 35 और आदिवासी समुदाय की 47 सीटें इनको जोड़ दें तो आंकड़ा 82 का हो जाता है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जिसने इन सीटों में बहुमत पा लिया, जिसने दलित आदिवासी समुदाय को लुभा लिया, समझो उसने सत्ता का टिकट पा लिया। इसी कोशिश में संत रविदास को केंद्र में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसे भव्य बनाने की कोशिश भी हुई। पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में पहुंचना यह बताता है कि पूरी बीजेपी इसे लेकर कितनी सीरियस है। बीजेपी का गणित यह है कि पीएम मोदी की मौजूदगी से पार्टी के जमीनी प्लान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस सागर जिले में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है, वो जिला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्यालय माना जाता है। बीजेपी की नजर सागर के जरिए बुंदेलखंड से जुड़े ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र पर भी है। इन इलाकों में 2018 के चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी, तो उससे पहले पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर खूब हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान खूनी खेला करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने गुंडों को सुपारी दी, बूथ पर कब्जा करवाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी टोलाबाजों की फौज बनाकर वोटिंग में ठप्पेबाजी करती है। टीएमसी के अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर के लोगों के साथ विपक्ष ने विश्वासघात किया। एक बार सुनिए पीएम ने आज और क्या क्या कहा और विपक्ष ने किस तरह उनके आरोपों का जवाब दिया। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना। ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। हाल ही में 2023 पंचायत निर्वाचन में भी भाजपा हारी। इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो विजयी हुई है, 2021 में जीती है, 2023 में जीती है, उसकी विजय को आप जो है एक अलग सा रूप देना चाहते हैं। ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखें। ये तो हुआ ही नहीं। वैसे पीएम मोदी के इस हमले का जवाब ममता बनर्जी ने भी जोरदार तरीके से दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को बदनाम करने में व्यस्त हैं, लेकिन हमें उस उथल पुथल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो उन्होंने देश भर में मचाई हुई है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों के खिलाफ अन्याय बढ़ा है। बंगाल के लोगों के 1,15,000 करोड़ रुपए रोके गए हैं। मणिपुर की हिंसा पर आंख बंद कर ली गई है। महिला पहलवानों के प्रति असंवेदनशीलता
दिखाई गई। भविष्य के चुनाव को हाईजैक करने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को कमेटी में जगह दी गई। सीए, एनआरसी और अब यूसीसी जैसे विभाजनकारी नीतियों पर जोर दिया जा रहा है। टीएमसी पर पीएम मोदी के हमले के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में ही हैं। इस दौरे में वो पंचायत चुनाव में हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 8 सीटें उत्तर बंगाल में थी। लेकिन पंचायत चुनाव में उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा। ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम है। और अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो कांग्रेस सांसद जो अपने संसद सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर से काफी एक्टिव हैं। पहले संसद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने वाले राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। हालांकि केरल पहुंचने से पहले आज ही राहुल गांधी तमिलनाडु भी गए। तमिलनाडु के ऊटी में राहुल गांधी ने टोडा जनजाति समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने टोडा समुदाय के पारंपरिक कपड़े पहने, साथ ही उन्होंने पारंपरिक नृत्य भी किया। ऊटी में इस छोटे से कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी वायनाड रवाना हो गए। इससे पहले राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद 10 अप्रैल को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां जनसभा में कहा था, मेरी संसद सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर से वो वायनाड में हैं। और सियासी खबरों के बाद अब एक गैर राजनीतिक लेकिन बहुत ही जरूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज कच्छ के गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कच्छ में सर क्रीक बॉर्डर का भी दौरा किया, करेंगे वो अभी, और इस दौरान वो संवेदनशील माने जाने वाले जो एक नाला है उसमें भी जाएंगे। वैसे गृह मंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान जिस नाले का हम जिक्र कर रहे हैं उस इलाके में वो जा रहे हैं और इसका नाम जो है वो नाम है हरामी नाला। गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। ये भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला 22 किलोमीटर लंबा समुद्री चैनल है। दोनों देशों के बीच सर क्रीक इलाके की 96 किलोमीटर लंबी सीमा के तहत ये आता है। इस लंबे नाले को पाकिस्तानी घुसपैठियों और तस्करों के लिए एक मुफीद रास्ता माना जाता है। इसी वजह से इसका नाम ये पड़ गया है। यहाँ पानी का स्तर और पानी बहने की दिशा ज्वार भाटा और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए इसे खतरनाक माना जाता है और अक्सर घुसपैठ करने वाले इन्हीं परिस्थितियों का फायदा भी उठाते हैं। और ये जो हम तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वक्त वो उसी जगह पर मौजूद हैं गृह मंत्री। और ये इलाका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से चूंकि ये जो नाला है ये पाकिस्तान से होता हुआ भारत में आता है। घुसपैठ की नज़र से अगर हम देखें तो बहुत संवेदनशील जगह है। बीएसएफ इस जगह को गार्ड करती है, इसकी सुरक्षा करती है। सत्ता में अब बात एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उससे जुड़े हुए कई जो खतरे हैं उनकी। सोचकर देखिए, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपना कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो और कुछ ही सेकंड में कीवर्ड पर आपकी उंगलियों से होने वाली टाइपिंग की आवाज़ को सुनकर कोई आपका पासवर्ड चोरी कर ले, तो ये आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। कुछ साल पहले तक पासवर्ड चुराने के लिए हैकर्स अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। बाकायदा उन पासवर्ड की लिस्ट जारी की जाती थी जिन्हें हैकर्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब हैकर्स के पुराने टूल्स वाकई पुराने हो गए हैं और पासवर्ड की चोरी के लिए हैकर्स ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सहारा बना लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया भर में पासवर्ड की चोरी की जा रही है। एआई के जरिए आपके पासवर्ड पर होने वाले अटैक से बचाने वाली हमने एक कुंजी तैयार की है। इसे आप पासवर्ड प्रोटेक्शन कुंजी भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आपके पासवर्ड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह अटैक हो कैसे रहा है। पासवर्ड चुराने के इस खेल का जो सबसे नया हथियार है उसके बारे में सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और एक पल के लिए शायद डर भी जाएं, क्योंकि एआई के जरिए पासवर्ड चुराने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है आपके कीबोर्ड का ऑडियो। कीपैड पर जब आप कोई भी लेटर दबाते हैं तो उस लेटर को प्रेस करने से पैदा हुई आवाज को सुनकर
इस बात का अंदाजा लगा दिया जाता है कि आपने कौन सा अक्षर टाइप किया। इसके लिए एआई पर आधारित स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से कीबोर्ड से निकली आवाजों की जासूसी करके कुछ ही सेकंड में आपके पासवर्ड का पता लगा लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सीक्रेट डाटा, खासकर पासवर्ड की सेफ्टी, बड़ा मुद्दा बन गई है। डाटा सिक्योरिटी पर काम करने वाली एजेंसी होम सिक्योरिटी हीरोज के मुताबिक एआई के जरिए 51% पासवर्ड को 1 मिनट से भी कम वक्त में क्रैक किया जा सकता है। वहीं 65% पासवर्ड को 1 घंटे में क्रैक किया जा सकता है, जबकि 71% पासवर्ड को 24 घंटे यानी 1 दिन में क्रैक किया जा सकता है। 81% पासवर्ड को 1 महीने में क्रैक किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अगर ये भी देखें कि किस तरीके के पासवर्ड ज्यादा सुरक्षित हैं, तो पाएंगे कि 5 या उससे कम कैरेक्टर वाले पासवर्ड को एआई तुरंत क्रैक कर सकता है। 6 कैरेक्टर वाले ज्यादातर पासवर्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 सेकंड में क्रैक कर सकता है। 7 कैरेक्टर वाले पासवर्ड को 6 मिनट में, जबकि 8 कैरेक्टर वाले पासवर्ड को 7 घंटे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रैक कर सकता है। इसी तरह 9 कैरेक्टर वाले पासवर्ड को 2 हफ्ते में क्रैक किया जा सकता है। और ये हालात तब हैं जब इन पासवर्ड में नंबर, कैरेक्टर और सिंबल सब कुछ शामिल है। यहां तक कि 18 या उससे ज्यादा कैरेक्टर वाले न्यूमेरिक पासवर्ड को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 महीने में क्रैक कर सकता है। इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि एआई के दौर में पासवर्ड को क्रैक होने से बचाना कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन अब हम आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन की इस कुंजी का सबसे जरूरी हिस्सा बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने पासवर्ड पर होने वाले अटैक को सुरक्षित रख सकते हैं, उससे उसको बचा सकते हैं। तो वो कौन से पासवर्ड हैं जो ज्यादा सुरक्षित हैं? अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर जैसे सामान्य पासवर्ड से आपको बचना चाहिए। पासवर्ड 15 से 18 कैरेक्टर का रखना चाहिए। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, नंबर का इस्तेमाल जरूर करें। पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल भी करें और 3 से 6 महीने में अपने पासवर्ड को बदलते रहें। एक बात और, सभी तरीके के अकाउंट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स का एक ही पासवर्ड बिल्कुल भी ना रखें। इससे पासवर्ड चोरी होने का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। एआई से पासवर्ड चोरी के इस खतरे को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात करके आपके लिए एक रील भी तैयार की। कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है या आपका कोई जूम मीटिंग चल रहा है, तो इसके ज़रिए ऑडियो कैप्चर किया जा सकता है। अभी आप और मैं भी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जब हम शांत बैठते हैं तो नीचे चला जाता है, बट जब हम बात करते हैं तो वो वेव्स राइज होते हैं। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज दिखा रही है कहाँ पर मेरे आवाज़ में कौन सी पिच है। एक एआई सिस्टम के लिए अगर वो वेवफॉर्म को जूम किया जा सकता है तो इसका एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म का पैटर्न होता है जो एक एआई सिस्टम को पता चल सकता है और उसको पता चल सकता है कि एक ही दबाया है। कोई रास्ता होना चाहिए एक हैकर तक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये ऑडियो या ये जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये पहुंचाने का, और ये होता है ऐप्स के थ्रू। एक एआई सिस्टम इतनी पावरफुल है कि आपकी आवाज़ को वो पहचान सकती है, स्टडी कर सकती है और सिमिलर पैटर्न में अगर कोई XYZ व्यक्ति बात करता है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप से